Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So learners, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके बीकॉम के सिलेबस में डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रेपरेशन में भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकमिंग और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स, आउटगोइंग पार्टनर्स एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स। सो फर्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एज यू नो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब है कि जब कोई पार्टनर्स आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सहमति से पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटर करता है तो उसको हम कहेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब तक आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उस नए पार्टनर्स की एग्जिस्टेंस को यानी कि एंट्री को इकट्ठा रूप से क्या सहमति नहीं दे देते, तब तक उस पार्टनर को आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। कोई भी नया पार्टनर आपकी फर्म के अंदर तब इंक्लूड किया हुआ माना जाएगा जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट हो उसके एंट्री के रिगार्डिंग। सो नो पर्सन कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब तक आपके सभी पार्टनर्स अपनी कंसेंट नहीं दे देते, आपका न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर्म के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। When your partners admitted, the structure of firm is changed and it becomes what it is called a reconstituted firm। जब आपका नया पार्टनर्स फर्म के अंदर एडमिशन ले लेता है, उस कंडीशन में फर्म क्या बन जाती है? रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि वो पुरानी फर्म से बदलकर उसके स्ट्रक्चर चेंज होकर नई फर्म का रूप ले लेती है। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स, कि आपके जो नया पार्टनर है जिसने फॉर्म के अंदर एंट्री ली है उसके राइट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। फर्स्ट इज कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट विच वर डन बिफोर ही ज्वाइंट द फर्म एज अ पार्टनर, यानी कि उसकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री करने से पहले किए गए जो भी काम है, आपका नया पार्टनर उन काम के लिए, उन एक्टिविटीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। आप उन पुरानी एक्टिविटीज़ के लिए नए पार्टनर्स के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डाल सकते। नया पार्टनर सिर्फ उन काम के लिए ही लायबल होगा जो उसकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री के बाद परफॉर्म किए गए हैं। जैसे कि नेक्स्ट लाइन के अंदर कंसिडर है कि विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट फर्म आफ्टर ही बिकम्स अ पार्टनर, कि जब वो पार्टनर बन जाता है उसके बाद के ही एक्टिविटीज़ के लिए उसको लायबल बनाया जा सकता है। न्यू पार्टनर हैज़ सेम राइट एज अदर पार्टनर। आपका जो भी नया पार्टनर है उसको वो सभी राइट होंगे जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के होते हैं। उसको पुराने यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के इक्वल ही राइट मिलेंगे, ना कि उस सब ऐसा नहीं कर सकते कि सभी जो भी पुराने पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर्स को कुछ कम राइट दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके इक्वल ही राइट होंगे आपके न्यू पार्टनर्स के। द नेक्स्ट इज आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर्स क्या होता है? जब आपका कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़कर बाहर जाता है या फिर वो दूसरी फर्म को ज्वाइन करे या अपना अलग बिजनेस करे, कोई भी वो एक्टिविटी करे, ये आपका आउटगोइंग पार्टनर वो पार्टनर है जो आपकी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है। तो आपका आउटगोइंग पार्टनर अलग अलग वे में आपकी फर्म को छोड़ सकता है, यानी कि टाइप्स क्या क्या हैं, किस किस वे के अंदर एक पार्टनर को फर्म से अलग किया जा सकता है। फर्स्ट, ऑन रिटायरमेंट, यानी कि जब आपका कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है। सेकंड, ऑन एक्सप्लोएशन, यानी कि जब उसको किसी
वजह से या किसी उसने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसको पार्टनरशिप डीड से यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म से निकाला जाता है। ऑन इंसॉल्वेंसी, जब आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी उसको फॉर्म से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑन डेथ, यहाँ ऑन आएगा ऑन डेथ कि आपका पार्टनर की जब डेथ हो जाती है, वो डिसीज हो जाता है, उस कंडीशन में वो ऑलरेडी ये पार्टनर आपका पार्टनरशिप फॉर्म से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सो एक एक करके इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कि आपका जो पार्टनर है जब रिटायर होता है तो उस कंडीशन में जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म से अलग होता है। अब पार्टनर में बी रिटायर फ्रॉम अ फर्म, यानी कि आपका पार्टनर में बी रिटायर फ्रॉम अ फर्म कि आपका पार्टनर किस किस वे में आपकी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है। विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर कि आपके जो भी दूसरे पार्टनर हैं उनकी कंसेंट से क्या होता है, वो रिटायर होता है। इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर कि आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई ऐसा आपने क्लोज रखा है, कोई ऐसी आपने लाइन रखी है जिसके अकॉर्डिंग वो आपका पार्टनर क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद उसको रिटायर मान लिया जाता है। वेयर द पार्टनरशिप फर्म एट विल, यानी कि आपका कोई पार्टनर अपनी इच्छा से भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म से अलग हो सकता है। कोई पार्टनर अगर ये कहे कि मुझे अब आगे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर काम नहीं करना, मैं क्या करना चाहता हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ फॉर्म से, तो उस कंडीशन में भी उसको क्या मान लिया जाता है, रिटायर मान लिया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर कि कौन कौन सी कंडीशन है जब एक पार्टनर को उसकी पार्टनरशिप फॉर्म से निकाला जाता है। कोई भी आपकी फर्म ऐसा नहीं कर सकती कि सभी पार्टनर उस किसी एक पार्टनर को क्या करे, निकाल दे एग्जिस्टिंग आपकी फर्म से। क्यों ऐसा करना आपके क्लोज के अंदर नहीं दिया गया। लेकिन बट इफ देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर देन पार्टनर कैन बी सेपरेट एनी पार्टनर फ्रॉम फर्म बाय मेजोरिटी, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हम अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये एग्रीमेंट ये क्लोज करते हैं कि अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर मेजोरिटी से वोट करेंगे तो हम किसी पार्टनर को बाहर निकाल सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपका पार्टनर मेजोरिटी की वोट से भी क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म से। नेक्स्ट इज इन पार्टनरशिप डीड all the act should be explained from which the partner can be separate, यानी कि आपकी पार्टनरशिप डीड में क्या कर दिया जाना चाहिए, बता देना चाहिए कि वो कौन कौन से काम है, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से एक पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से अलग किया जा सकता है। आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या किया जाना चाहिए, उन सभी एक्शंस को, उन सभी आपकी एक्टिविटीज़ को बता देना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म से निकाला जा सकता है। Then next is before the partner is expelled from the firm, a notice as to what he is guilty, यानी कि उसको फर्म से अलग करने से पहले बताना चाहिए कि आपने ये काम किया है, आपको इस वजह से पार्टनरशिप फर्म से अलग किया जा रहा है। आपके पार्टनर को जब तक उसके रीज़न का पता नहीं होगा और वो रीज़न सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तब तक उसको फॉर्म से अलग नहीं किया जा सकता। एज अ रीजनेबल टाइम शुड बी गिवन टू हिम टू रिप्लाई द चार्जेस लेविड अगेंस्ट हिम, यानी कि उसको कुछ टाइम देना चाहिए कि जो एक्शंस जो उसके ऊपर लगाए गए हैं चार्जेस उनको वो क्लियर करने के लिए कैपेबल हो। यानी कि मान लो आपने किसी पार्टनर को कहा है कि आपने अकाउंट्स के अंदर कुछ गड़बड़ की है, इसी वजह से आपको फर्म से निकाला जा रहा है, तो उस पार्टनर को टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी क्या कर सके, इनोसेंस को प्रूव कर सके। नेक्स्ट, पार्टनर इज एक्सप्लेन्ड ऑन ग्राउंड विच आर नॉट करेक्ट हैज़
ही हैज़ राइट टू फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि अगर पार्टनर को ये लगता है कि मेरी जो वजह है फर्म से अलग किए जाने की वो ठीक नहीं है, सभी पार्टनर्स ने मिलकर मुझे जानबूझकर फर्म से निकालने का डिसीजन लिया है, तो आपका पार्टनर क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर बाकी सभी पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। द नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब उसके पास इतने भी अमाउंट पे नहीं रहती कि अपने लाइबिलिटीज़ को पे कर सके, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंसी। तो जब आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस कंडीशन में भी उसको ऑलरेडी वो क्या कर दिया जाता है, फॉर्म से निकाला हुआ माना जाता है। पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर फ्रॉम द डेट व्हेन ही डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। जिस डेट को आपके पार्टनर, आपके पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसी डेट से वो पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट हो जाता है। एन इंसॉल्वेंट पार्टनर डज नॉट नीड टू गिव एनी पब्लिक नोटिस। आपके पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर है उसको इंसॉल्वेंट की कंडीशन में कोई पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। द नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में आपका पार्टनर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म से अलग हुआ माना जाता है। देन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डेथ, द डिसीज पार्टनर प्रॉपर्टी इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट। यानी कि जो आपका पार्टनर डिसीज हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, वो पार्टनर अपनी जिसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को उसके लाइबिलिटीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको उसकी क्या करने के लिए, लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। डिसीज पार्टनर्स प्रॉपर्टी इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट फॉर द फर्म कैरिंग ऑन द बिजनेस। यानी कि आपका जो भी डिसीज पार्टनर है वो क्या नहीं होता, आपकी जो भी डेट है डिसीजिंग की, उसके बाद फर्म ने कोई भी काम किया है उसके लिए लाइबल नहीं होता। ऑब्वियसली पार्टनर तो लाइबल नहीं होगा, लेकिन उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आपका जो भी काम है उसके डिसीज डेट के बाद की उन कार्य के लिए, उन एक्शंस के लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। द नेक्स्ट इज राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। एक आउटगोइंग पार्टनर्स के राइट क्या क्या हैं, राइट टू कैरिंग अ कंपीटिंग बिजनेस। यानी कि आपका जो पार्टनर फर्म से सेपरेट हुआ है उसको ये राइट है कि वो आपके पार्टनरशिप फर्म के जैसा ही कोई बिजनेस क्या कर सकता है, रन कर सकता है, लेकिन वो कुछ लिमिट्स के अंदर ही रहकर इस तरीके का जो आपका बिजनेस है वो परफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट क्या है आपका कि वो आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो नाम है वो यूज़ नहीं कर सकता, और वो अपना जो भी उसने सेपरेट बिजनेस स्टार्ट किया है उस बिजनेस को आपकी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के साथ जोड़कर अपनी गुडविल नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो कि फर्म से अलग हो गए हैं, उसने कोई कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं पहले इस फर्म का क्या था, पार्टनर था, और इसी तरह का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है। इस तरीके से वो अपनी क्या नहीं कर सकता, फैमिलियरिटी नहीं कर सकता, अपनी गुडविल नहीं बना सकता। द नेक्स्ट पॉइंट कि वो अपने क्या नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म के जो भी पुराने कस्टमर है उनको ये नहीं कह सकता कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर मैंने जो अलग बिजनेस स्टार्ट किया है उसके अंदर आ जाओ। तो इन सभी लिमिटेशंस के अंदर रहकर ही किसी पार्टनर या कोई पार्टनर अपना कंपीटिंग बिजनेस को रन कर सकता है। द नेक्स्ट इज राइट टू आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। यानी कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर अलग होता है उसके बाद भी उसको क्या है, राइट है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स में से क्या ले सके, शेयर ले सके। ऐसा कब होता है, जब आपके पार्टनरशिप फर्म ने क्या नहीं किया हो, अपने जो भी अकाउंट्स है उसको अच्छे से क्लियर आउट नहीं किया हो, उसने पार्टनरशिप को फर्म में से उस पार्टनर्स को डिसीज करते समय, उस पार्टनर को सेपरेट करते समय अपने अकाउंट्स को अच्छे से क्लियर नहीं किया हो। उस कंडीशन में आपका जो अलग सेपरेट हुआ पार्टनर है उसको राइट है कि वो क्या ले, फर्म के प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले, और उस जो भी उसने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर 6% से क्या कर सकता है, इंटरेस्ट मांग सकता है। द नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ अ आउटगोइंग पार्टनर, कि आपके आउटगोइंग पार्टनर की लाइबिलिटीज़ क्या है।
If there is a no agreement, the outgoing partner is liable for all the act done as a partner. अगर आपका आउटगोइंग पार्टनर के केस में अगर उसने कोई भी काम किया है फर्म ने, और अगर आपका कोई अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में उन सभी काम के लिए जो फर्म ने किए हैं उसके लिए आउटगोइंग पार्टनर को लायबल ठहराया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मिस्टर ए जो है वो फर्म से अलग हुए हैं, और फर्म का और मिस्टर ए का ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि अगर मैं अलग हो जाऊँ तो मुझे क्या नहीं करना, जो भी आपने फर्म के लिए फर्म ने काम किया है उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में फर्म जो भी काम करेगी उस सब के लिए ए भी लायबल होगा। Outgoing partner is liable to third partner such time he does not give a public notice of leaving the firm. जब तक आपका आउटगोइंग पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं दे देता कि मैं अब इस फर्म का क्या हूँ, पार्टनर नहीं हूँ, उस कंडीशन में उस टाइम तक आपका जो पार्टनर है जो फर्म से अलग हो रहा है वो थर्ड पार्टी के लिए भी क्या होगा, लायबल होगा। So this is all about today's topic. Hope this is clear. If you have any query, ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.